आप लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बारे में सुना होगा। अभी जो है अमेरिका के करंट में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो प्रणाली होती है जहां पर कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई विशेष संबंध नहीं होता, यानी कि कार्यपालिका विधानपालिका के नियंत्रण में नहीं होती है। यानी कि राष्ट्रपति जो है कांग्रेस के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ना ही वो बिलों को पेश करता है, ना ही वो बिलों को पास करवाता है, ठीक है। और जो मंत्री होते हैं, मंत्री जो हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन के मंत्री जो है किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो राष्ट्रपति के सचिव कहलाते हैं, राष्ट्रपति के नौकर कहलाते हैं, राष्ट्रपति के सेक्रेटरी कहलाते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है मंत्रियों को, ठीक है। सारी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 2 तरह की शासन प्रणाली होती है, एक तो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। जैसे भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं होता। कार्यपालिका का मतलब है अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में 2 तरह की कार्यपालिका होती है, 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाममात्र की कार्यपालिका। एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाममात्र की कार्यपालिका। जैसे भारत में क्या है, आप देखोगे हमारा जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र की कार्यपालिका है, और जो हमारा मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका है, यानी कि सरकार का शासक भी वही है और राज्य का भी शासक वही है। समझाई बात? ठीक है। हर एक देश में एक विधानमंडल होता है बेटा, ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानमंडल, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। विधानपालिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका का काम होता है कानूनों की रक्षा करना, ठीक है। और हर एक देश में तीनों अंग आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी कार्यशैली समान नहीं होगी, कार्यशैली में अंतर मिलेगा। अब अमेरिका का जो विधानमंडल है, विधानमंडल का काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। वहां के विधानमंडल का नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। जैसे भारत के विधानमंडल का नाम है संसद, ठीक है। इंग्लैंड के विधानमंडल का नाम है संसद, लेकिन अमेरिका के विधानमंडल का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के 2 सदन हैं। कांग्रेस के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक प्रतिनिधि सदन और दूसरा सीनेट। प्रतिनिधि सदन जो है निम्न सदन है, सीनेट जो है ऊपरी सदन है। और सीनेट जो ऊपरी सदन है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सदन है, ऊपरी सदन। वर्ल्ड में किसी भी देश के विधानमंडल को देखोगे तो तकरीबन में निम्न सदन के पास ज्यादा पावर होती है, लेकिन अमेरिका में सीनेट के पास सबसे ज्यादा पावर है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका की सीनेट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सीनेट है, ऊपरी सदन है, ठीक है। निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 435 है, सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। अमेरिका में टोटल राज्य 50 हैं और हर एक राज्य अपने 2 प्रतिनिधि भेजता है सीनेट में। कितने प्रतिनिधि? 2। तो इस करके 50 गुना में 2 टोटल बन के 100, ठीक है। चाहे राज्य छोटा हो चाहे राज्य बड़ा हो, हर एक राज्य अपने 2 प्रतिनिधि भेजता है। जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय वहां पर बड़ी समस्या पैदा हो गई थी कि एक बार तो लगता था संयुक्त राज्य अमेरिका एक मजबूत संघ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि विवाद पैदा हो गया। क्योंकि कुछ राज्य वहां पर बहुत छोटे थे, कुछ राज्य बड़े थे, कुछ मध्यम आकार के थे, तो सबको एक समान अधिकार देना जरूरी था। तो सहमति बनी, चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक राज्य अपने 2 प्रतिनिधि भेजेगा। इसलिए सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे
राष्ट्रपति के चुनाव की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव की, कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। और निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव होता है। जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, वो उन्होंने जानबूझकर इस प्रणाली को अपनाया था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को और निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव को, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अमेरिका में दलों का निर्माण होगा। क्योंकि उस समय जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि अमेरिका में दलों का निर्माण हो। दल जो है बड़े शरारती होते हैं, वो लोगों को तोड़ते हैं, दिलों को बांटते हैं, देश में द्वेष की भावना पैदा करते हैं, भेद पैदा करते हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर दल बने। तो इस वजह से वहाँ पर इस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण करते, उसी समय वहाँ पर दो विचार बन चुके थे और वो दो विचार ही आगे चलकर उन्होंने दलों का रूप लिया। अमेरिका में आज दो मुख्य दल हैं, एक डेमोक्रेटिक दल और एक रिपब्लिकन दल। अभी जो अमेरिका में सरकार है वो रिपब्लिकन दल की है, इससे पहले जो सरकार थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, ठीक है। ऐसे वहाँ पर चेंज होता रहता है, कभी रिपब्लिकन की सरकार होती है, कभी डेमोक्रेटिक की सरकार होती है, ठीक है। अब हम इसके चुनाव की बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किन किन तरीकों से होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की पदावधि। जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, उनके सामने एक समस्या थी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि आजीवन कार्यकाल होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी सहमति नहीं बन पाई। कुछ कह रहे थे कि 7 साल होना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, लेकिन उसको दोबारा चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी सहमति नहीं बन पाई। बाद में जिस बात के ऊपर सहमति बनी वो ये थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होगा। कितना होगा? 4 साल, और अधिक से अधिक वो 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन संविधान में मेंशन नहीं किया गया था, क्योंकि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था। जॉर्ज वॉशिंगटन 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और उसके बाद से ये प्रथा प्रचलित हो गई कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो है 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा, तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन इस प्रथा को तोड़ दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यानी कि ये प्रथा 1940 तक चलती रही, और जैसे आपको सभी को पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ा, चौथी बार भी लड़ा, चारों बार वो जीत गए। लेकिन चौथी बार जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो 1 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद संविधान में संशोधन किया जाता है। 1951 में 22वां संवैधानिक संशोधन कर दिया जाता है, जिसके तहत ये प्रावधान कर दिया जाता है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 बार इलेक्शन लड़ेगा तो 8 साल, मैक्सिमम 10 साल, मैक्सिमम 10 साल तक कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता, ठीक है। ये पदावधि की बात की। अब हम उसकी योग्यताओं की बात करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। कैसा? जन्मजात नागरिक होना चाहिए। 14 साल से लगातार अमेरिका में रहना हो। एक मतदाता बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो ही वो इलेक्शन लड़ पाएगा। अब वेतन की हम बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। शुरुआत में $25,000 वार्षिक वेतन दिया जाता था, लेकिन अभी जो है 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा दिया गया है, और 2001 से $4 लाख वार्षिक वेतन इनको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा $1 लाख वार्षिक इनको यात्रा के लिए दिया जाता है, कहीं पे आना जाना हो उसके लिए $1 लाख वार्षिक इनको मिलता है। इसके अलावा $19,000 मनोरंजन के लिए या जो अतिथि आते हैं उनके सत्कार के लिए उनको मिलते हैं। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति जिस घर में वो रहता है उसको कहा जाता है व्हाइट हाउस। क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस में रहता है, ठीक है। फ्री होता है, वो व्हाइट हाउस बहुत बड़ा है और बहुत सारे वर्कर वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति को पद से
का कार्यकाल के दौरान ना तो वेतन घटाया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो कोई भी वेतन नहीं लेता, सिर्फ $1 लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से? महाभियोग के माध्यम से। यानी कि उन्होंने कोई देशद्रोह किया हो, किसी अपराध में से लिप्त हो, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के माध्यम। महाभियोग का प्रस्ताव जो है पहले प्रतिनिधि सदन में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? प्रतिनिधि सदन में। और प्रतिनिधि सदन उस प्रस्ताव को भेजेगा सीनेट के पास, और सीनेट जो है उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी उस प्रस्ताव के ऊपर। और जब सीनेट का सदन चलेगा उस समय उसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। अगर यहाँ पर 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के माध्यम। महाभियोग का प्रस्ताव जो है पहले प्रतिनिधि सदन में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? प्रतिनिधि सदन में। और प्रतिनिधि सदन उस प्रस्ताव को भेजेगा सीनेट के पास, और सीनेट जो है उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी उस प्रस्ताव के ऊपर। और जब सीनेट का सदन चलेगा उस समय उसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। अगर यहाँ पर 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन आज तक अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया है। लेकिन 4 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था। सबसे पहले 1968 की बात है, एंड्रू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, लेकिन महाभियोग पारित हुआ नहीं था, महाभियोग पारित नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद निक्सन के विरुद्ध लाया गया। वाटरगेट कांड मामला था, एक बहुत बड़ा मामला था, तो उसमें से लिप्त थे निक्सन, इनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया, लेकिन पारित होता उससे पहले इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद जो बिल क्लिंटन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहे बिल क्लिंटन, तो इनके व्हाइट हाउस की एक कर्मचारी थी मोनिका लेविन्स्की, उनके साथ इनके अवैध संबंध थे, और जिसके चलते मोनिका लेविन्स्की ने इनके ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, और फिर जो है इनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था। हालांकि महाभियोग पारित नहीं हो पाया था बिल क्लिंटन के विरुद्ध। फिर डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग लाया गया, लेकिन वो भी पारित नहीं हो पाया। यानी कि कहने का मतलब यह है आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पारित नहीं हो पाया अमेरिका में। ठीक है, दूसरी बात जो है उत्तराधिकार की बात करते हैं। मान लो राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है तो जो प्रतिनिधि सदन है इसका जो स्पीकर होता है उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है, प्रतिनिधि सदन का स्पीकर भी अपने पद पर नहीं है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो पद दिया जाएगा। अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपने पद पर नहीं है तो वो पद दिया जाएगा किसी भी सीनियर मंत्री को। ठीक है, अब उसके बाद है राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देखो, सबसे पहला काम तो इसमें ये होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मेलन होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? सम्मेलन। जैसे 2 मुख्य पार्टियां, उसके अलावा छोटी मोटी पार्टियां भी हैं, वो सभी पार्टियां क्या करती हैं? अलग अलग राज्यों में अपने सम्मेलन करती हैं, और जो सम्मेलन होते हैं वो बड़े बड़े हॉल में होते हैं, सुसज्जित हॉल होते हैं, और हर एक पार्टी अपने 1000 कैंडिडेट्स को वहाँ पर भेजती है। उनका काम क्या होता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करना। ठीक है, सबसे पहले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेगा सबसे पहले उसका चुनाव यहाँ पर किया जाएगा उस सम्मेलन में। ठीक है, उस सम्मेलन में 1000 से अधिक लोग आते हैं, अलग अलग तरीकों से चुनकर वो लोग आते हैं। 1000 ही उनके अल्टरनेट होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसका अल्टरनेट वहाँ पर उपस्थित रहता है। फिर मान लो, सपोज करो, उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि 3 लोग दावेदार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो कहते हैं मैं भी राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, वो कहता है मैं भी राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। तो यहाँ इस सम्मेलन में डिसाइड किया जाएगा कौन जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार रहेगा। ठीक है, वोटिंग करवाई जाएगी, वोटिंग होगी सबसे पहले, और 3 कैंडिडेट हैं। मान लो जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, फिर बच गए 2 के बीच में फिर
फिर से वोटिंग करवाई जाएगी और जो व्यक्ति बहुमत प्राप्त कर लेगा वो पार्टी डिक्लेयर कर देगी कि हमारी पार्टी की तरफ से ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। ठीक है, इस तरीके से सभी पार्टियां करती हैं। और मान लो पहले से कोई राष्ट्रपति है, वो दोबारा से इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है, तो उस व्यक्ति के लिए दोबारा से वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पार्टी सर्वसम्मति से उस नाम को चुन लेती है और वो दोबारा इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद है राष्ट्रपति के चुनाव के चरण। राष्ट्रपति के चुनाव के चरण में क्या होता है? देखो, राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रूप से जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती, इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जनता क्या करेगी? निर्वाचक मंडल का चुनाव करेगी, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। ठीक है, सबसे पहले हर एक पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारती है। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। टोटल सदस्य जैसे क्या है, 435 जो है प्रतिनिधि सदन के हैं, 100 जो है सीनेट के हैं, 435 प्लस 100 535, और 3 जो है कोलंबिया राज्य से। पहले कोलंबिया राज्य प्रतिनिधियों को नहीं भेजता था, लेकिन 1961 में 61 के बाद जो है 3 सदस्यों को भेजता है। टोटल सदस्य बन गए 538। ठीक है, और 538 में बहुमत प्राप्त करने के लिए चाहिए 270। बहुमत प्राप्त करने के लिए चाहिए 270। ठीक है, फिर जो है उसके बाद है चुनाव आंदोलन। क्या स्टार्ट हो जाता है? चुनाव आंदोलन। चुनाव आंदोलन में क्या होता है? हर एक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। क्या करती है? घोषणा पत्र जारी करती है। घोषणा पत्र के अंदर ये बताया जाता है कि हमारी पार्टी की विदेश नीति ये रहेगी, गृह नीति ये रहेगी। ठीक है, और जो राष्ट्रपति पद का दावेदार है, उम्मीदवार है, उसकी जीवनी बताई जाती है। क्या बताई जाती है? उसकी जीवनी, यानी कि उसकी कार्यशैली क्या रही है, उसका राजनीति में क्या योगदान रहा है, समाज में क्या योगदान रहा है, वो सब चीजें पब्लिश की जाती हैं और जनता के सामने प्रचार प्रसार इन चीजों का किया जाता है। और जनता, वहाँ की जो जनता है, उन चीजों को पढ़ के और उसके बाद ही बहुत सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग करते हैं। और जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, उनको वोट देने का अधिकार वहाँ पर है। ठीक है, अब उसके बाद है निर्वाचकों का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? निर्वाचकों का चुनाव होता है। निर्वाचकों का चुनाव कब होता है? देखो, ये होता है नवंबर महीने के प्रथम सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है, उसको निर्वाचकों का चुनाव होता है। ठीक है, और उस दिन जनता जो है किसी डायरेक्ट रूप से एक व्यक्ति को मत ना देकर चुनाव सूची को देखो, फिर होता है निर्वाचकों का चुनाव। निर्वाचकों का चुनाव जो होता है नवंबर के महीने में प्रथम सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है, उसको इलेक्शन करवाया जाता है। और जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते हैं, और जो मतदाता है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट ना देकर चुनाव सूचियां बना ली जाती है, सूची को वोट दिए जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है जिसको कहा जाता है सूची प्रणाली। कोई भी व्यक्ति जब अपना वोट डालता है, सूची में वोट डालता है। ठीक है, हर एक पार्टी अपनी सूची बनाती है और सूची को ही वोट देना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वोटिंग का काम खत्म हो जाता है और उसके बाद निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये कब होता है? दिसंबर के महीने में जो प्रथम बुधवार आता है, तो निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और वहां पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अपना वोट डालते हैं। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है, हालांकि चीजें तो पहले ही क्लियर हो चुकी होती हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी का उम्मीदवार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद उनके वोटों को मोहर बंद लिफाफों में बंद करके वाशिंगटन भेज दिया जाता है। ठीक है, और वाशिंगटन भेज दिया जाता है। उसके बाद वाशिंगटन में 6 जनवरी को वोटों की काउंटिंग की जाती है और राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद को शपथ दिलाई जाती है। और शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।